जय जोहार मित्रों, आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टेट सर्विस एग्ज़ाम प्रीलिम्स 2020 के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं, साथ ही साथ अमेंडेड आंसर्स भी आ चुके हैं, जिसकी प्रतीक्षा हम सभी कर रहे थे कि आखिरकार इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं, लोग कह रहे थे कि इसका आंसर ये होगा, उसका आंसर वो होगा। करीब 12 से 15 सवाल ऐसे थे जिनके ऊपर प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़े किए गए थे। और अमेंडेड आंसर्स में फाइनली फिर हमें पता लगा कि सीजीपीएससी ने फाइनल आंसर्स क्या लिए हैं, और उन आंसर्स के बेसिस पे जो है वो प्रीलिम्स का रिज़ल्ट भी डिक्लेयर किया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखना पड़ेगा कि कैसे आंसर्स लिए गए हैं और किन आंसर्स के बेसिस पे लोगों का सिलेक्शन जो है वो फाइनल किया गया है मेंस लिखने के लिए। तो बेसिकली आज हम पेपर एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, अब हम अमेंडेड आंसर्स जो है उनका एनालिसिस कर रहे हैं। तो जो लोग सीजीपीएससी से वाकिफ़ हैं उन्हें पता होगा कि एक बार वो नॉर्मल पेपर लिखते हैं, उसका आंसर आता है, फिर अमेंडेड आंसर आता है, और फिर अमेंडेड आंसर का भी अमेंडमेंट होता है। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हटा दिए जाते हैं या जिनके आंसर्स गलत होते हैं। तो इस वीडियो में हम वही देखने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ठीक है, थोड़ा लंबा चलेगा वीडियो, लेकिन हम एक एक क्वेश्चन पे जो है डिटेल में बात करेंगे, और ऐसा डिस्कशन आपको और कहीं नहीं मिलेगा। पूरे सोर्सेज के साथ, पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ हम इस वीडियो में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और हो सके तो अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया है और आप चाहते हैं क्लेम करना आगे, तो आप इस वीडियो में दिए गए सोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं अपने पिटिशन्स में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड भी करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। तो आइए देखते हैं क्या रहा अमेंडमेंट, जो भी अमेंडेड आंसर्स हैं उनमें क्या सीजीपीएससी ने स्टैंड लिया है। तो बेसिकली हम सेट सी जो है, सेट सी के अनुसार क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और आंसर की भी हम सेट सी के अनुसार देखेंगे। तो ये जो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के द्वारा जो है अमेंडेड मॉडल आंसर जो जारी किया गया है, जिसका पीडीएफ वर्जन आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में जाकर एक्सेस कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने सेट सी को एज अ रेफरेंस लिया है, और ये सेट सी का मॉडल आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेड कलर में मार्किंग्स हैं, ये बेसिकली ओरिजिनल आंसर की के आंसर्स हैं, मतलब पहले वो क्या था, ठीक है, और अब अमेंडेड मॉडल आंसर में क्या आंसर लिया गया है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसका आंसर पहले ए दिया गया था ओरिजिनल आंसर की में, जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के तुरंत बाद रिलीज़ किया गया था, और अब उसका आंसर जो है ए के बाद डी कर दिया गया है। तो ऐसे कुल मिला के ऐसे टोटल 12 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स या तो बदल दिए गए हैं, ठीक है, जो ओरिजिनल आंसर की में जो आंसर्स थे उनको बदल दिया गया है और दूसरा आंसर ले लिया गया है, और या तो फिर ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हटा दिया गया है पूरी तरीके से। जैसे कि ये जो ट्रिपल स्टार वाले क्वेश्चंस हैं, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 30, 32 और 35, जिनमें 3 स्टार्स दिए गए हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको विलोपित कर दिया गया है, मतलब इन क्वेश्चंस को हटा दिया गया है। ठीक है, और पहले ओरिजिनल आंसर की में इनके आंसर्स लिए गए थे, सी डी डी ऐसे आंसर्स लिए गए थे, और अब इन क्वेश्चंस को हटा दिया गया है। तो एक एक करके हम इस वीडियो में बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 50 है, जो इंडिया वाला पोर्शन था जीएस का, वहाँ से ज़्यादातर 8 सवाल जो हैं वो ऐसे हैं जिनके आंसर्स बदले गए हैं और विलोपित किए गए हैं, और 4 सवाल जो हैं वो जो है बेसिकली छत्तीसगढ़ के जीएस जनरल नॉलेज से रिलेटेड है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से जो इंडिया वाले क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे फोकस करेंगे। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, और सीजीपीएससी के आंसर्स की देखने के बाद हर किसी की हालत कुछ ऐसी ही है कि उठा ले रे बाबा मतलब कहाँ से आंसर की जो है वो बनाई जाती है, और फिर अमेंडेड आंसर की तो और भी जो है अतरंगी होती है ओरिजिनल आंसर की के कंपैरिजन में। तो आइए देखते हैं एक करके। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3 सेट सी का, जिसमें एक सिंपल सा सवाल था। स्टेट पार्टी जो है उसको लेकर सवाल पूछा गया था कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी स्टेट में चुनाव लड़ती है तो उसको स्टेट पार्टी का दर्जा जो है कब दिया जा सकता है। ठीक है, अ पार्टी कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी व्हेन। ओके, तो बेसिकली ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसका आंसर पहले सी लिया गया था और अब इसका आंसर जो है वो डी लिया गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप वीडियो पॉज कर लें, और यहाँ पर स्टेट पार्टी के रिकॉग्निशन को लेकर क्या कंडीशंस हैं, क्या क्राइटेरिया हैं, वो पढ़ लें। 5 क्राइटेरिया हैं वो दिए गए हैं, एक एक करके आप इनको पढ़ लें और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए, आपने अगर वो स्टेटमेंट्स पढ़ लिए होंगे तो आपको ये पता होगा कि
कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर स्टेट में चुनाव लड़ती है तो जैसे विधानसभा के चुनाव हुए, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हुए छत्तीसगढ़ में और कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है नई नई बनी है और उसने उस लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, तो उसको स्टेट पार्टी बनाने के लिए बेसिकली दो जो कंडीशन है वो ये है कि उसको टोटल वोट का 6% वोट जो है वो मिलना चाहिए। ठीक है, टोटल वोट का 6% वोट मिलना चाहिए। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, इसके साथ साथ उसे 2 सीट जो है वो जीतनी भी चाहिए। ठीक है, अगर वो 2 सीट जीत जाती है उस असेंबली इलेक्शन में और साथ ही साथ 6% वोट भी सिक्योर करती है, तब जाके उसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिलेगा। अब हो सकता है कोई पार्टी 2 सीट जीत जाए, ठीक है, लेकिन उसको सिर्फ 4% वोट ही मिले। हमारी कंट्री में फर्स्ट बेसिकली मेजॉरिटी सिस्टम है, ठीक है, जिसको भी ज़्यादा वोट्स मिलते हैं उसको वो बेसिकली चुनाव जीत जाती है। तो हो सकता है उसे 4% वोट मिले, सिर्फ 4% वोट मिले टोटल वोट के, लेकिन वो 2 सीट जीत जाती है। तो उस कंडीशन में वो स्टेट पार्टी नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, क्राइटेरिया ये है कि 6% वोट मिलने चाहिए टोटल वोट का और साथ ही साथ 2 सीट भी जीतने चाहिए। तो ये पहला क्राइटेरिया। अब एग्जामिनर ने क्या किया कि इन दोनों क्राइटेरिया को उन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट्स में डाल दिया। ठीक है, 6% वाला स्टेटमेंट 1 में डाल दिया और 2 असेंबली सीट वाला स्टेटमेंट 2 में डाल दिया। ठीक है, स्टेटमेंट 3 जो है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि उसमें नंबर को चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे 6% होता है, उसको 4% कर दिया गया है। ठीक है, और स्टेटमेंट 4 भी सही है। स्टेटमेंट 4 जो है बेसिकली कहता है कि 6% जो है लोकसभा इलेक्शंस में 6% वोट मिलना चाहिए। तो स्टेटमेंट 3 और 4 एक्चुअली में एक ही स्टेटमेंट को उठा के डाला गया है। एक में 4% कर दिया गया है, एक में 6% कर दिया गया है। 6% वाला सही है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे पढ़ा होगा कि 6% के साथ साथ उसे 1 सीट भी जीतना पड़ेगा लोकसभा चुनाव में। ठीक है, तो ये 6% प्लस 2 सीट और यहाँ पे है 6% प्लस 1 सीट। ये लोकसभा चुनाव के लिए है और ये विधानसभा चुनाव के लिए। अब देखिए, ये तो हो गई फैक्ट की बात। अब आते हैं कि इस सवाल में लोचा क्या है, इस सवाल में क्या गलतियाँ हैं। तो ऑप्शंस दिए गए थे, आपको चुनना था कि इनमें से क्या क्या सही है। ओनली 1 और 3 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेट जो ऑप्शन ए है उसमें लिखा ओनली 1 और 3, बी में लिखा है ओनली 1 और 4, लेकिन सी में लिखा है ओनली 1 एंड 2। अब यहाँ पे और एंड का भी यूज़ किया गया है और ये बहुत ही ज़रूरी बात थी जो एग्ज़ाम में ध्यान देने वाली थी। ठीक है, ऑप्शन में भी यहाँ पे बहुत ही टेक्निकलिटी का यूज़ किया गया है और एंड। और का मतलब होता है या, और मतलब दोनों में से कोई एक सही हो जाए। एंड का मतलब होता है दोनों सही होनी चाहिए, मतलब दोनों सही होंगी तब जाके वो चीज़ जो है एग्जीक्यूट की जाएगी। बेसिकली सिंपल सा लॉजिक है और एंड का। हिंदी में भी अगर आपने हिंदी में पढ़ा होगा या और एवं में दोनों चीज़ों का सही होना जरूरी है। अब इसमें आपने देख लिया कि 3 स्टेटमेंट तो पूरी तरह से गलत है। ठीक है, तो 3rd स्टेटमेंट तो आपको सेलेक्ट करना ही नहीं था। ठीक है, 4th स्टेटमेंट सही है लेकिन अधूरा है। ठीक है, इसमें एक और कंडीशन होनी चाहिए कि इसके साथ साथ जो है 1 सीट भी जीतना चाहिए। तो 4th स्टेटमेंट भी हम नहीं ले सकते आंसर में। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं जहाँ पे 4th दिया हो। ठीक है, 1 और 2 यहाँ पे सही हैं, लेकिन दोनों अलग अलग सही हैं। ठीक है, अगर हम सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट को बोलें कि क्या ये सही है तो नहीं। ठीक है, अगर हम सेकंड स्टेटमेंट को ही लेकर बोलें क्या ये सही है तो नहीं। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को साथ में लेकर बोलें क्या ये सही है तो हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को जब हम साथ में मिला देते हैं तब जाके वो बेसिकली क्राइटेरिया सही हो जाता है। और जो सी ऑप्शन है उसमें यही तो लिखा हुआ है, ओनली 1 एंड 2, मतलब 1 और 2 दोनों को अगर आप साथ में लेते हैं तो कंडीशन फुलफिल हो जाती है किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी डिक्लेयर करने के लिए। और सीजीपीएससी ने पहले इसका आंसर सी लिया था, जो कि बिल्कुल सही था, और अब उसका आंसर बदल के डी कर दिया गया है, नन ऑफ द अबव। अब इसका लोचा ये हो सकता है कि कुछ एक्सपर्ट्स होंगे, उन्होंने ये बोला होगा कि पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट ये दोनों मतलब दोनों इंडिविजुअली जो है सही नहीं है। मतलब दोनों को अगर हम सिंगल स्टेटमेंट के तौर पे देखें तो वो गलत हैं। ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं है। लेकिन अगर हम 1 और 2 को साथ में देखें, दोनों को ऐड कर दें तो दोनों सही हो जाती हैं। तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो टेक्निकली सी होना चाहिए था। अब क्योंकि जो ओरिजिनल आंसर की होता है वो आंसर्स होते हैं जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाने के बाद तय किए कि अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए। तो एग्जामिनर ने भी यही माइंडसेट के साथ इस क्वेश्चन को बनाया होगा कि इसका आंसर सी जो है वो कैंडिडेट्स को चूज़ करना होगा, और इसीलिए उसने ऑप्शंस में भी और एंड का प्रयोग किया होगा। तो इसका आंसर टेक्निकली सी होना चाहिए।
इसका आंसर डी ले लिया गया है, आप इसको क्लेम कर सकते हैं। सीजीपीएससी को ये आंसर चेंज करना चाहिए फाइनली, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली इनकरेक्ट हैं, अलग अलग इनकरेक्ट हैं, लेकिन 1 और 2 साथ में मिला दिए जाएँ तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में ये एक लोचा होता है और इसको बेसिकली एड्रेस करना जरूरी होता है। तो इसका आंसर जो है फाइनली सी ही होना चाहिए। तो ये स्टेट पार्टी वाला हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इस पे बहुत ही मतलब घमासान मचा हुआ है। इतने सारे आंसर कीज आ गए हैं, इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं, यूट्यूब पे हैं, बाकी कोचिंग वाले हैं, सब इसके आंसर्स गलत बता रहे हैं। इसका आंसर भी सीजीपीएससी ने पहले ए दिया था और अब बदल के डी कर दिया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट सबने पढ़ा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, स्कूल में सबने पढ़ा होगा। और इसमें पूछा गया है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में अलग अलग गैसेस जो कंट्रीब्यूट करती हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे आपको अरेंज करना है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये 4 गैसेस दिए गए हैं, ठीक है। इसका आंसर ए होगा और ए ही होगा, डी नहीं होगा। जितने लोग अभी खुश हो रहे हैं कि अच्छा इसका आंसर डी ही होना चाहिए था, डी ले लिया सीजीपीएससी ने, तो ये ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने इसका आंसर जो है क्लेम किया था कि भाई इसका आंसर डी होगा और सीजीपीएससी ने बदल दिया उसका आंसर। लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर ए होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब भी ओरिजिनल आंसर की बनाई जाती है सीजीपीएससी की, तो वो आंसर्स होते हैं जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाने के बाद तय किया कि ये आंसर होना चाहिए। हाँ ठीक है, सीजीपीएससी बदनाम है अपने क्वेश्चंस को गलत करने के लिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएं। मतलब कैंडिडेट्स को लगता है कि नहीं इसका आंसर ये होना चाहिए, वो क्लेम कर देते हैं और उसके बाद फिर आंसर जो है सीजीपीएससी चेंज कर देती है। जबकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर सही है, उसको गलत कर दिया गया अमेंडेड आंसर में। तो ये वो एग्जाम्पल है जिसका आंसर सही दिया गया था। पिछला वाला क्वेश्चन भी सही था, उसका आंसर बदल दिया गया। तो इसका आंसर ए कैसे होगा, ठीक है। सबसे ऑथेंटिक सोर्स जो होती है वो होती है एनसीईआरटी की किताब, ठीक है। पहले एनसीईआरटी की किताब से पहले मैं एक रिसर्च पेपर जो है वो आपको बता देता हूँ। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड बॉडी है, उसकी वेबसाइट पे ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट 1989 की एक टेबल है, यहाँ पे एक रिपोर्ट है जिसमें अलग अलग गैसेस का रिलेटिव कंट्रीब्यूशन परसेंटेज वाइज दिया गया है। उसमें नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसका 6% दिया गया है कंट्रीब्यूशन, और सीएफसी का 14% दिया गया है, 14% दिया गया है। तो उस हिसाब से क्या होगा आंसर, ए होगा। चलो आप रिपोर्ट भी नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है, आप एनसीईआरटी किताब उठा लो, एनसीईआरटी 12th बायोलॉजी की किताब उठा लो। लास्ट में वहाँ पे एनवायरमेंटल सेक्शन कवर किया गया है। एक सिंपल सा वहाँ पे पाई चार्ट बनाया गया है। नाइट्रस ऑक्साइड 6%, सीएफसी 14%, मीथेन 20%, कार्बन डाइऑक्साइड 60%। पेज नंबर 281। अब ये एनसीईआरटी की जो किताब है, अब ये तो झूठ नहीं बोल सकती। और एनसीईआरटी की किताब जो होती है वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स होती हैं, उसको आप कोर्ट में क्लेम कर सकते हो। जब भी कोई डिस्प्यूट हो तो आप एनसीईआरटी की किताबें ले जा सकते हो, क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई टेक्स्ट बुक्स हैं, ठीक है। तो आप इसको बेसिकली ऑथेंटिक सोर्स के रूप में यूज़ कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, ए ही होगा। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सिंपल सा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका भी आंसर बदल के डी कर दिया गया और लोग खुश हो रहे हैं। तो इसका आंसर ए होगा, ओके। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन भी ऐसा है कि अमेंडेड आंसर आने के बाद लोग खुश हो रहे हैं कि इसका आंसर सीजीपीएससी ने सही ले लिया है, जबकि इसका आंसर पहले सही दिया गया था डी, और इसका आंसर डी ही होगा। आप नेट पे कहीं भी उठा के देख लो, जितने एक्सपर्ट्स हैं वो इसका आंसर सही तरीके से आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। जितने भी सीजीपीएससी की कोचिंग्स हैं, जितने भी वीडियोज़ हैं, सब में इस क्वेश्चन को गलत तरीके से एड्रेस किया गया है। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या लोचा है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही था, ठीक है, इसका आंसर भी सही लिया गया था, लेकिन लोगों ने इसका गलत इंटरप्रिटेशन किया, लोगों ने इस सवाल का आंसर बदलवा दिया, ऐसा हो सकता है। तो इसमें बेसिकली 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस डिप्रिशिएशन, ठीक है। किसी ने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है बेसिक, तो उसे पता होगा कि नेट जब भी निकाला जाता है तो उसमें ग्रॉस में से डिप्रिशिएशन को माइनस कर दिया जाता है। डिप्रिशिएशन मतलब वियर एंड टियर, ठीक है, जो नुकसान हो रहा है मशीन्स में, ठीक है। हर मशीन की लाइफ होती है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। जितने भी कैपिटल होते हैं, घर की लाइफ भी कम होती जाती है, तो वो चीज़ हमें माइनस करना होता है, ऐड नहीं करना होता। तो ये सिंपल फार्मूला था, ये तो गलत ही होगा। तो स्टेटमेंट 1 तो पहले गलत हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट 1 गलत है, इसका मतलब कि ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, जहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ठीक है। स्टेटमेंट ऑप्शन बी जो है ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी लिखा है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ठीक है। अब बचा सी और डी। सी में लिखा है ओनली स्टेटमेंट 2 and 3 आर ट्रू, एंड देन स्टेटमेंट डी में लिखा है नन ऑफ द अबव इज ट्रू। तो या तो 2 और 3 दोनों सही होंगे, या तो 2 और 3 भी गलत हैं यहाँ पे। तो अब आधी जनता ये बोल रही है कि इसका आंसर सी होगा, मतलब स्टेटमेंट 2 और 3 को लोग सही मान रहे हैं। सीजीपीएससी ने आंसर दिया था नन ऑफ द अबव इज ट्रू, वो सही है। आइए देखते हैं कैसे।
स्टेटमेंट 2 कहता है पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ द नेशन। ओके, हियर द वर्ड रिटन इज नेशन, और यहाँ पे बोला गया है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर प्रति व्यक्ति आय, एक आदमी की इनकम कितनी है? अगर 130 करोड़ आबादी है इंडिया में तो एक आदमी की इनकम कितनी है? तो उसके लिए हमें 130 करोड़ आबादी मतलब देश की इनकम कितनी है, नेशनल इनकम कितनी है, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और नेशनल इनकम को आप डिवाइड कर दीजिए टोटल पॉपुलेशन से, तो आपको मिल जाएगा पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम कैसे निकाला जाता है? नेशनल इनकम निकालने के लिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का यूज़ नहीं किया जाता। नेशनल इनकम निकालने के लिए नेट नेशनल प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है। जीडीपी होती है, एनडीपी होती है, फिर नेशनल प्रोडक्ट भी होता है। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है वो सिर्फ टेरिटरी जो है, सिर्फ कंट्री की बाउंड्री के अंदर कितना इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ है, कितना फाइनल आउटपुट निकला है, वो बताता है। नेशनल प्रोडक्ट जो है वो कंट्री के जो लोग हैं जो बाहर पैसे कमा रहे हैं, वहाँ से पैसे इंडिया भेज रहे हैं, इंडिया में कुछ फॉरेनर्स जो हैं काम कर रहे हैं, वो पैसे यहाँ से बाहर भेज रहे हैं, उन सब चीज़ों को अकाउंट करके जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट निकाला जाता है, और उससे नेशनल इनकम निकलती है। और उसको जब हम पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, टोटल पॉपुलेशन से, तब जाकर पर कैपिटा इनकम निकलता है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 इतना भारी कैलकुलेशन आपको नहीं पता, ठीक है, आप इसको छोड़ दो। आप स्टेटमेंट 3 को देखो, इसमें लिखा गया है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द बेटर मैट्रिक्स देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर कंपेयरिंग द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। नेट डोमेस्टिक, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि जीडीपी के कंपैरिजन में जो एनडीपी होता है वो ज़्यादा अच्छा एक मैट्रिक्स है, मतलब मेजरिंग टूल है वर्ल्ड की अलग अलग इकोनॉमीज़ को कंपेयर करने के लिए। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपने न्यूज़पेपर में कब ऐसा पढ़ा है कि उसमें लिखा है कि इंडिया की नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो जापान से आगे हो गई है या चाइना से आगे हो गई है? जब भी न्यूज़पेपर में वर्ड यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है जीडीपी। हमेशा बोला जाता है कि भारत की जीडीपी इतनी है, उस कंट्री की जीडीपी इतनी है, उस कंट्री की जीडीपी से भारत की जीडीपी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। हमेशा वर्ड यूज़ किया जाता है जीडीपी, कभी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्ड यूज़ किया ही नहीं जाता है। कॉमन सेंस लगाओ। तो जीडीपी जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ को कंपेयर करने के लिए, न कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। कभी आपने सुना ही नहीं होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूज़ करते। आईएमएफ हो गई, वर्ल्ड बैंक हो गई, जो भी इंस्टीट्यूशन हो गई, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, जितनी भी सारी, वो जीडीपी का ही यूज़ करते हैं, कभी वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करते हैं। अब इसका टेक्निकल रीज़न जो है वो ये है कि क्यों यूज़ नहीं करते हैं। अगर आपने स्टेटमेंट 1 पढ़ा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डिप्रिशिएशन। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसमें हम डिप्रिशिएशन, जीडीपी से बेसिकली डिप्रिशिएशन को माइनस करते हैं, तब हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है। अब डिप्रिशिएशन क्या होता है? डिप्रिशिएशन वियर एंड टियर होता है। फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि इंडिया में एक कार है और यूएसए में एक कार है। इंडिया की कार मान लो 5 साल में खटारा हो जाती है और बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, चलने लायक नहीं होती। यूएसए में एक कार है जो 10 साल तक चलती है, मतलब 10 साल तक वो चली, तो डिप्रिशिएशन इंडिया का जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे वियर एंड टियर जो है, मतलब जो कलपुर्जे हैं, जो कैपिटल है, उनका डिके होने का रेट जो है, ख़राब होने का जो रेट है वो ज़्यादा है। यूएसए का डिप्रिशिएशन कम है, ठीक है, वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छी है, उन्होंने ज़्यादा तरक्की कर ली है। तो डिप्रिशिएशन जब अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग होगा तो आप एनडीपी को कैसे कंपेयर करोगे? एनडीपी जो है बेसिकली डिप्रिशिएशन माइनस करने के बाद आ रहा है। अब इंडिया का डिप्रिशिएशन अलग है, यूएसए का अलग है, जापान का अलग है, तो डिप्रिशिएशन अलग अलग होगा तो जीडीपी में वो फैक्टर भी अलग अलग माइनस करोगे आप, है ना। यूएसए की जीडीपी में आप कुछ अलग माइनस कर रहे हो, इंडिया की जीडीपी में आप कुछ अलग माइनस कर रहे हो। ऐसे करके एनडीपी जो है इट इज़ नॉट एट ऑल अ बेटर मैट्रिक्स फॉर कंपेयरिंग द वर्ल्ड इकोनॉमीज़। अब एक ऑथेंटिक सोर्स इसका ये है कि बेसिकली एक इकोनॉमिक्स की बुक है, रमेश सिंह, ठीक है, जो जिन्होंने इकोनॉमिक्स पे काफ़ी किताबें लिखी हैं, और उनकी जो किताब है उसमें एक पैराग्राफ है जहाँ पे आप इसको सीधे सीधे पढ़ सकते हो कि एनडीपी इज़ नॉट यूज्ड इन कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स, दैट इज़ टू कंपेयर द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, और पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लो। तो बेसिकली यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं गलत हैं, तीनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव इज ट्रू, डी, और इसका आंसर पहले सही लिया गया था डी, और अब इसका आंसर क्या ले लिया गया है? सी। तो आप खुद सोचो कि ये क्यों हुआ है और कैसे हुआ है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। अब ये ऐसा सवाल है जिसको विलोपित कर दिया गया है कायदे से, तो इसको बेसिकली एग्ज़ाम में देना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। कई लोग एग्ज़ाम के बाद बोल रहे होंगे कि बड़ा अच्छा सवाल है, मेरे से बन गया, लेकिन किसी को सपना नहीं आने वाला एग्ज़ाम में कि इन पाइपलाइंस का लेंथ कितना है और इनको अरेंज करना।
ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपको पाइपलाइंस के नाम दिए गए थे और आपको बोला जा रहा है कि इनको आप उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ में जमाओ। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पाइपलाइंस हैं कहाँ पे, उसके बाद इनकी लेंथ कितनी है ये भी पता होनी चाहिए, और उसके बाद ही तो आप इनको एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा पाओगे। तो 99% जनता ने ये सवाल या तो छुआ ही नहीं होगा अगर वो सीरियसली तरीके से क्वेश्चन बना रहे होंगे, और जिन लोगों ने छुआ होगा तो उन्होंने रिस्क लिया होगा या तो तुक्का मारा होगा। ठीक है, तो ये ऐसा सवाल था जो छोड़ने वाला था, स्टिल इसको विलोपित कर दिया गया है। इसका आंसर भी सी जो है वो सही लिया गया था एक तरीके से। वैसे इसका आंसर हमें भी नहीं मिला सही तरीके से, काफ़ी गूगल करने के बाद जो है ये सारे पाइपलाइंस के लेंथ जो हैं हमें मिले, अलग अलग वेबसाइट से हमने ये लेंथ उठाई हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ऑथेंटिक है, इस पे और जो है ढूंढा जा सकता है सवाल, क्यों विलोपित किया गया ये नहीं पता, लेकिन जो हमें डेटा मिला उसके अनुसार जो है इसका आंसर सी सही आ रहा था। ठीक है, ये डेटा जो है हमने अलग अलग जगहों से उठाया है, इसको कंपेयर करके आप आंसर निकालेंगे तो आंसर सी ही आएगा। अब इसको क्यों विलोपित किया गया है ये नहीं पता, विलोपित करने का कोई इसमें मुद्दा दिखता नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 30। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। ये एक एपिक एग्जाम्पल है कि कैसे किसी अच्छे सवाल को भी गलत किया जा सकता है। तो यहाँ पे इस सवाल में गलती कुछ नहीं है, टेक्निकल कुछ नहीं है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। तो टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है इतने बड़े एग्ज़ाम में, मतलब आप ये अपेक्षा कर सकते हैं कि आप इतने बड़े एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं और वहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। तो इस सवाल में स्टेटमेंट 1, 2, 3 तीनों ही सही स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। अब CGPSC को ऐसा लगा क्वेश्चन बनाते समय कि उसने चौथा स्टेटमेंट भी डाला है, और इसीलिए उसने डी स्टेटमेंट में लिख दिया कि ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, चारों कथन सही हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को उन्होंने हटा दिया, विलोपित कर दिया। वैसे कायदे से यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही होते, और 4 की जगह अगर 3 लिखा होता तो यहाँ पे हम डी को मार देते और सही होता आंसर। तो बेसिकली यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई। अब क्या करें, ऐसी चीज़ें होती हैं एग्जाम में, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतने बड़े एग्जाम में टाइपिंग मिस्टेक हो जाए। देन क्वेश्चन नंबर 35, ये क्वेश्चन भी हटा दिया गया, और ये क्वेश्चन क्यों हटाया गया है पता नहीं, मतलब ये तो बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन था, मासूम सा सवाल था जिसका डायरेक्ट आंसर निकल कर आ रहा था, फिर भी ये क्वेश्चन विलोपित कर दिया गया है। पता नहीं, CGPSC की मर्जी है, जो चाहे वो कर सकती है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि व्हेन वाज द त्रिपुरी सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन विच नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। 36, 37, 38, 39। ठीक है, थोड़ा मेमोरी वाला क्वेश्चन है, याद होगा तो 1939 आंसर होगा। आंसर सही लिया गया था डी, लेकिन अब हटा दिया गया है, क्यों? ठीक है कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि इसमें मनोनीत वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनका चुनाव होता था, और इंग्लिश में वैसे इलेक्टेड वर्ड यूज़ किया गया है। तो जो क्वेश्चन बना रहा था वो इस टेक्निकलिटी में तो नहीं जाएगा कि मनोनीत और चयनित। भाई जब टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है यहाँ पे ऑल द 4 स्टेटमेंट्स, तो ऐसे मासूम से सवालों को तो हम इग्नोर कर ही सकते हैं, और इसका आंसर 1939 लिया जाना था, विलोपित नहीं करना था इसे। तो इसका आंसर 1939 ही होगा। इसको विलोपित क्यों किया गया है वो तो अब CGPSC वाले ही जाने। ठीक है, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड के ऊपर जो लोग बहस कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ी कोई बात नहीं है मनोनीत और निर्वाचित में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उस चीज़ से रिलेटेड सवाल नहीं पूछा गया है, सीधा पूछा गया है कि बेसिकली कौन सा ऐसा अधिवेशन था कांग्रेस का जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष बनाया गया था। तो सीधा सा आंसर था 1939। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। ये भी एक अच्छा एग्जांपल है कि कैसे एक सिंपल से क्वेश्चन को मतलब उसका आंसर ही बदल दिया गया। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, बिल्कुल ये भी मासूम सा सवाल है पॉलिटी का। सबको पता है कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 जो है उसके तहत इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था, और हमारे 6 फंडामेंटल राइट हो गए 7 से, और इसको पार्ट 12 के आर्टिकल 300A में डाल दिया गया था। ठीक है, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही होने चाहिए और वही होंगे। इसका आंसर सी था, सी होगा और सी रहेगा। CGPSC इसका आंसर ए कर दे, बी कर दे, डी कर दे, ठीक है, इसका आंसर सी ही रहेगा। अब वो क्यों ए लिया गया है वो आप जाके कमीशन से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्मीकांत जो बुक है हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, उसमें एज इट इज़ ये स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है। NCERTs में भी आपको ये स्टेटमेंट मिल जाएगा। और अगर आप संविधान में भी जाके देखें, अब संविधान से तो बड़ी कोई चीज़ है नहीं, और CGPSC खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्थान है, और अगर वो संविधान में जो लिखा है उसी को झुठला रही है तो फिर उनका फिर कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, साफ तौर पर लिखा है उसमें कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है अब एक लीगल राइट बन चुका है आर्टिकल 300A के तहत। जिन लोगों को अगर ये भी कन्फ्यूज़न होगा कि विधिक अधिकार क्या होता है, लीगल राइट क्या है यहाँ पे,
तो सीधा तौर पे आप कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टेटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लें। किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो सीधे तौर पे संविधान में लिखा हुआ है कि विधि के प्राधिकार से ही उस व्यक्ति का जो प्रॉपर्टी है उसको छीना जा सकता है। तो ये एक विधिक अधिकार बन चुका है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें और क्या बहस करना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने सही दिया था और अब आपने उसका आंसर गलत ले लिया। क्वेश्चन नंबर 41 जो है, क्वेश्चन नंबर 41 भी थोड़ा सा डिस्प्यूटेड हो सकता है। इसमें ज्योग्राफी का सवाल है ये। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द 4 स्टेटमेंट्स गिवन रिगार्डिंग एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल से सवाल पूछा गया है विच इज़ क्वाइट सिंपल एंड हियर इफ़ यू सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड तो आप इसको सही तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा मुझे ये सवाल थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या है। एलुवियल सॉइल हम सबको पता है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है इंडिया में, और पहला स्टेटमेंट लिखा गया है कि ये सिर्फ 14% एरिया में पाया जाता है, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद डी स्टेटमेंट लिखा है कि दिस सॉइल इज़ नॉट फर्टाइल, ठीक है। ये भी गलत है भाई। एलुवियल सॉइल तो अपनी फर्टिलिटी के लिए ही जानी जाती है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, तो ये भी गलत है, ठीक है। अब सी स्टेटमेंट लिखा गया है कि दिस सॉइल इज़ ऑल्सो नोन बाय नेम सच एज रेह, थूर और चोपन। अब मैंने कई लोगों को ये बोलते सुना कि सीजीपीएससी ने अब इसका आंसर सही ले लिया है, हाँ इनको रेह, थूर और चोपन नाम से जाना जाता है। अरे भाई कौन सी किताब में लिखा है कि इनको रेह, थूर और चोपन कहा जाता है? रेह, थूर और चोपन जो है वो सलाइन सॉइल्स को कहा जाता है, ठीक है। ऐसी मिट्टी जिसमें जो बहुत ही नमकीन हो गई होती है, सॉरी फॉर द हिंदी, ठीक है, जो सलाइन सॉइल्स होती हैं जिसमें सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इन इलाकों में मिलती है, उन सॉइल को जो है रेह, थूर और चोपन कहा जाता है। तो ये भी गलत होगा, ठीक है। अगर रेह, थूर, चोपन कहा जाता तो आपने कहीं तो पढ़ा होता, एनसीईआरटी में पढ़ा होता, नहीं लिखा है, ठीक है। तो बचता है सिर्फ स्टेटमेंट बी। अब स्टेटमेंट बी भी यहाँ पे पूरी तरीके से सही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि एलुवियल सॉइल जो है वो फॉस्फोरिक एसिड में काफ़ी रिच होती है, मतलब काफ़ी रिच क्वांटिटी में इस सॉइल में मिलता है फॉस्फोरिक एसिड, ऐसा सही नहीं है, ठीक है। मतलब मिलता है, डिसेंट क्वांटिटी में मिलता है, लेकिन ऐसा कहना गलत है कि रिच क्वांटिटी में मिलता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट बी भी पूरी तरीके से सही नहीं है, लेकिन चारों ऑप्शंस में से जो सबसे सुटेबल ऑप्शन है एलिमिनेशन के बाद वो बी आ रहा था, इसलिए इसका आंसर बी लिया गया था। और सीजीपीएससी ने भी इसका आंसर बी लिया था और बाद में इसका आंसर सी कर दिया गया, पता नहीं क्यों। मतलब कहाँ से आंसर्स चेक किए जाते हैं पता नहीं। ये बेसिकली एक रिसर्च रिपोर्ट है जो कि इस लिंक पे आपको मिल जाएगी, और उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि सलाइन और एल्कलाइन सॉइल्स जो होती हैं वो ऐसे एरियाज़ में मिलती हैं जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, ठीक है। खास करके जो डेजर्ट सॉइल्स होती हैं वहाँ पे, और इन सॉइल्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि रेह, कलार, उसर, थुर, रकर, कार और चोपन। तो यहाँ पे कहीं जिक्र नहीं है कि एलुवियल सॉइल्स को इन नामों से जाना जाता है। और सीजीपीएससी ने भी सही आंसर लिया था भाई। जो क्वेश्चंस बनाते हैं वो कई आंसर वो भी सही लेते हैं, ठीक है। हम हर क्वेश्चन में ब्लेम नहीं कर सकते सीजीपीएससी को कि इसका आंसर जो है गलत होगा, हमें जो लग रहा है वही सही होगा, ऐसा नहीं है। और सीजीपीएससी आंसर्स चेंज करती क्यों है, ये भी बड़ी मतलब एक अचंभित कर देने वाली बात है कि आंसर्स क्यों कर दिए जाते हैं। सही आंसर्स को गलत करके फाइनल लिस्ट निकाली गई है प्रीलिम्स की, मतलब गजब ही हो रहा है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपने देखा कि कैसे जो है कुछ मतलब अधिकतर सवाल ऐसे थे जिनके सवाल मतलब आंसर जो है सही लिए गए थे और उसके बाद उनको गलत कर दिया गया। ये उनमें से एक है जिसका सवाल सही था, गलत कर दिया गया, ठीक है। ये सवाल का आंसर भी सही लिया गया था, अब गलत कर दिया गया। इसके बाद इसका सही लिया गया था, इसको विलोपित कर दिया गया, ठीक है। ये सवाल ऐसा बोल सकते हैं, विलोपित एक्चुअली इसको करना चाहिए था, कर दिया गया, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक थी, ओके। और ये सवाल क्यों विलोपित किया गया ये नहीं पता। ये सवाल जो है सही था, इसका आंसर अब गलत ले लिया गया। ये सवाल भी सही था, इसका आंसर गलत ले लिया गया। और इस क्वेश्चन का आंसर भी सही था, अब गलत ले लिया गया। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 क्वेश्चंस को छोड़कर, मतलब अगर हम ये टाइपिंग मिस्टेक वाला छोड़ दें, ठीक है, और बेसिकली और कौन सा सवाल है, हाँ, अगर हम टाइपिंग मिस्टेक वाला ही सवाल छोड़ दें तो बाकी सवालों के जवाब जो हैं वो सही थे, उनको गलत कर दिया गया है या तो विलोपित कर दिया गया। तो ऐसा क्यों किया गया है सीजीपीएससी के द्वारा, ये तो अब सीजीपीएससी जाने। बाकी हम राजनीति में नहीं पढ़ रहे यहाँ पे, आपको आंदोलन करना है आप करिए। हमारी जो वीडियो है आप इसको एज अ सोर्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने सारे ऑथेंटिक सोर्सेज का यूज़ किया है और कहीं भी आपको ऐसा डिटेल डिस्कशन देखने को नहीं मिलेगा। आने वाली वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के जो क्वेश्चंस हैं, जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस हैं, और भी जितने सारे क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर आपको डाउट है वो आप हमें भेज सकते हैं, हम उनके ऊपर भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
ताकि ज्ञान जो है ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। ठीक है, CGPSC के थ्रू सिलेक्शन होना नहीं होना एक अलग बात है। आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसे आंसर्स डिक्लेयर करने के बाद जो प्रीलिम्स की लिस्ट निकाली गई है और उसके बाद जिन लोगों का सिलेक्शन फाइनल मेरिट लिस्ट में होगा, उन्हें भी खुद से पूछना चाहिए कि वो किस प्रकार के सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू जो है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बैठने जा रहे हैं। क्या वो सिस्टम के साथ जस्टिफिकेशन करेंगे? ठीक है, तो ज्ञान सबसे बड़ी बात है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप सामने वाले से चैलेंज कर सकते हो। CGPSC भी इसलिए इन चीज़ों को लाइटली लेती है क्योंकि लोग सही नॉलेज के साथ जो है फाइट नहीं करते हैं। तो नॉलेज इज़ सुपीरियर, ठीक है, रेस्ट एवरीथिंग कम्स आफ्टर नॉलेज। तो प्लीज़ शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।